फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसपे पूरा मीडिया आज जो है वो पूरी तरह से चुप है, उस पे खामोशी इख्तियार की हुई है। और याद रखिएगा, ये वही मीडिया है जो ये जो हिंदुस्तान है ना, इस पे बड़े ही चिल्ला चिल्ला कर बड़े ही बहुत बड़े भक्त बनते हैं। और अपने पैनल में जब लोगों को बैठाते हैं, उन पर चिल्लाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, और उनके साथ जिस तरह से एक पत्रकार को बर्ताव करना चाहिए उस तरह से नहीं किया जाता। ये हम सभी जानते हैं और हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज के जो पत्रकार हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। एक पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए मीडिया गाइडलाइंस के तहत में, या फिर कहें कि मीडिया के जो एथिक्स हैं उनको भूलकर जिस तरह से मीडिया आज काम कर रहा है, मीडिया के पत्रकार जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आज जो एक खबर आई है वो बहुत ही अहम खबर है, और इस मुद्दे को आज लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि इस पर बात करना आज बेइंतहा जरूरी है। आज एक ऐसा दिन है कि जब पिछले कई सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से लोग जो है मीडिया को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया को लेकर एक यकीन जो था लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया है। और ये इस बात की तस्दीक इस बात से हो सकती है कि आप चाहे वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट लीजिए, चाहे आप किसानों का आंदोलन लीजिए, वहां पर मीडिया का किस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। वहां किसान क्या कह रहे हैं, अगर आप किसान आंदोलन में जाएंगे तो किसानों के मुंह से आप हमेशा एक बात सुनेंगे कि मीडिया जो है वो हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। मीडिया को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से मीडिया काम नहीं करती है। तो ये जो विश्वास खोया है, ये सिर्फ चंद मिनटों में नहीं खोया है मीडिया ने, ये दरअसल इसको बहुत लंबे वक्त से चलता ये काम आ रहा है। और इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है जिम्मेदार रही है, और इसका आज खुलासा हुआ है। आज जो एक बहुत अहम चैट है वो पब्लिक डोमेन में सामने आई है और सोशल मीडिया पर लीक हुई है। और ये जो चैट लीक हुई है, किसकी लीक हुई है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये दरअसल जो चैट लीक हुई है ये किसी और की नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े देशभक्त जो बनते हैं, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनकी चैट जो है वो लीक हुई है। और ये कोई छोटी मोटी चैट जो है वो लीक नहीं हुई है, दरअसल 500 पन्नों की जो है चैट वो पूरी तरह से लीक हुई है। और किसके साथ लीक हुई है ये भी हम आपको बताते हैं, और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि किसी मीडिया ने आपको अभी तक बताया नहीं होगा। अगर आपने ट्विटर या फिर फेसबुक जैसी कहीं जगह पर आप गए होंगे तो शायद आपको सुनने में मिल गया होगा। और आपने अगर सुबह सुबह ही ट्विटर देखा होगा तो वहां पे देखा होगा किस तरह से अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जो है इंडिया टीवी के जो एडिटर इन चीफ है, वो किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। आज पूरा दिन वो ट्रेंड करते रहे हैं। और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। क्यों खामोश है ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्नब गोस्वामी की जो है चैट किसके साथ लीक हुई है। जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के, यानी कि बार्क के जो फॉर्मर सीईओ रहे हैं पार्थ दास गुप्ता, जिनको मुंबई पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया है टीआरपी स्कैम को लेकर, उनके साथ अर्नब गोस्वामी की एक कॉन्फिडेंशियल चैट जो है वो लीक हुई है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ वक्त पहले ही मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी और जितने भी व्हाट्सएप चैट हुई है, जितने लोगों के साथ भी चैट हुई है, उनका व्हाट्सएप चैट को उन्होंने चार्जशीट में लगाया है सबूत के तौर पर, और वो अब लीक हो चुकी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि महान देशभक्त इस देश के, बहुत बड़े पत्रकार इस देश के, जो टीवी पर बैठकर दूसरे लोगों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिनके खिलाफ कुछ वक्त पहले ब्रिटेन के एक ऑफिस कम्युनिकेशन यानी कि ऑफकॉम ने जो है अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक के खिलाफ कुछ वक्त पहले नफरत और असहिष्णुता फैलाने के खिलाफ उन पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया था, यानी कि 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था उनके ऊपर। आप देखिए कि उन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने पिछले कुछ दिनों में किस तरह की हरकतें की हैं। आप हाथरस रेप कांड जो हुआ था, एक दलित लड़की को जिसके साथ दबंगों ने नहीं, सवर्णों ने जो बलात्कार किया था, और उसकी लाश को यूपी पुलिस ने बिना उसके माँ बाप की परमिशन के लिए जला दिया था। और यूपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, वो लगातार इस बात पर जोर देती रही थी कि उस दलित लड़की के साथ जो है हाथरस में कोई गैंगरेप नहीं किया गया। और इस बात की तस्दीक करने के लिए अर्नब गोस्वामी खुद चिल्ला चिल्लाकर अपने स्टूडियो से एक इंडिया टुडे की रिपोर्टर जो है उसका फोन टैप करवाते हैं और इस बात के इल्जाम लगाते हैं कि
इस पूरे हाथरस वाला जो मामला था उसमें कोई रेप ही नहीं हुआ था। और इंडिया टुडे की जो रिपोर्टर है तनुश्री, वो हाथरस मामले के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को भड़काने का काम कर रही है। दूसरा मामला आप सुशांत सिंह राजपूत वाला ले लीजिए। वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड रही थी रिया चक्रवर्ती, उनके चैट लीक्स कर उनका किस तरह से इस पूरे मीडिया ने, अर्नब गोस्वामी ने जो है किस तरह से उनको असॉल्ट किया था। कितनी भयानक तस्वीरें रिया चक्रवर्ती की हमारे सामने आई थी कि मीडिया ने उनके फादर को किस तरह से घेरा था और किस तरह से गिद्धों की तरह रिपोर्टरों ने उनको, एक महिला को जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, वो सब हमारे सामने था। आप दूसरा मामला लीजिए दिल्ली राइट्स का, कि किस तरह से जो है वहां पर जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो बाहर निकलकर अर्नब गोस्वामी ने उन चैट्स के मामले पर बात की और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राइट्स को लेकर एक अहम सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट को लिया था और उस पर कार्रवाई की गई। चौथा मामला जेएनयू केस का ले लीजिए कि पुलिस ने व्हाट्सएप चैट को कितनी अहमियत दी थी और अर्नब गोस्वामी ने उस दौर में किस तरह से बर्ताव किया था। पांचवा मामला लीजिए आप दीपिका पादुकोण का, कि बिना मतलब किसी की प्राइवेसी में घुसकर उसने किस तरह से दीपिका पादुकोण के जो ड्रग्स के मामले को लेकर उनमें उनके व्हाट्सएप चैट्स को लीक किया गया था और उस पर किस तरह से अर्नब गोस्वामी का मामला रहा था। आज हम आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी के जो चैट्स लीक्स हुए हैं उनमें उनकी मानसिकता जो है वो नजर आती है और किस तरह की नजर आती है, ये सब हम आपको चैट्स पढ़कर बताएंगे। वो अपने साथियों को किस तरह से बर्ताव करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें बहुत क्लियर नजर आता है उन चैट से। जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली जी, उनके बारे में उनके किस तरह के ख्यालात हैं वो हमें समझ आता है। और एक सबसे बड़ी शर्मनाक बात जो हमारे सामने नजर आती है कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो किस तरह से काम करता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेकर अर्नब गोस्वामी क्या कहते हैं और कहां तक उनकी पहुंच है, वो भी उन चैट से हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आती हैं बातें। अपनी पावर का इजहार किस तरह से करते हैं वो भी हमें बिल्कुल इन चैट से पता चलता है। 500 पन्नों की चैटों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि अर्नब गोस्वामी जो है अपने साथियों के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसके बारे में और जो बीजेपी नेता है उनके बारे में किस तरह की बातचीत हुई है और किस तरह के ख्यालात हैं। पार्थ दास गुप्ता जो है उनके साथ चैट है, हम पढ़कर आपको बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है, आप अगर जानते होंगे टाइम्स नाउ की जो है एंकर हैं और काफी मशहूर एंकर हैं नविका, उनके बारे में वो कहते हैं अर्नब गोस्वामी की कल लाइव इंटरव्यू में अमित शाह ने नविका को कचरा कहा। जी हाँ, इस तरह की चैट हुई है पार्थ दास गुप्ता के साथ में और इसके बाद पार्थ दास गुप्ता जो है वो जवाब भी देते हैं कि हाँ मैंने उस जो है वो क्लिप जो है मैंने सोशल मीडिया पर कहीं देखी थी। इस तरह की बात जो है नविका के बारे में अर्नब गोस्वामी ने अपनी चैट में कही है, यानी कि वो बड़े खुश हैं उस बात से कि अमित शाह ने उनके एक साथी को जो है कचरा कहा है। दूसरी आप बात लीजिए, जब अरुण जेटली जी जब हॉस्पिटलाइज थे, उनकी काफी ज्यादा सेहत को नुकसान पहुंचा था, उस वक्त वो किस तरह की बातें कर रहे थे इस चैट में। ये चैट जो है वो 8 तारीख की है और 2019 की चैट है। सुबह के वक्त ये मैसेज किया गया, सुबह 10:08 पर ये मैसेज किया गया। अर्नब गोस्वामी लिखते हैं कि जेटली का मामला जो है वो खिंचता जा रहा है और ध्यान रखिएगा अरुण जेटली जी उस वक्त एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनकी हालत काफी नाजुक थी। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि जेटली जी का मामला जो है वो ज्यादा खिंचता जा रहा है, पीएमओ कुछ कर नहीं सकता है और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बुधवार को फ्रांस जा रहे हैं। इसके बाद पार्थदास गुप्ता कहते हैं कि क्या वो अभी तक मरे नहीं हैं। ये अरुण जेटली जी के बारे में बातचीत हो रही है, देखिए किस लहजे में और किस तरह से बात कर रहे हैं ये लोग। अर्नब गोस्वामी का जवाब आता है नहीं, उनका इलाज चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि शाम तक उनका इंतकाल हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही दुखद बात है कि मतलब शब्द नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से एक पत्रकार जो है वो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह के जो एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे जितने भी मतभेद रहे हो, वैचारिक मतभेद रहे हो, लेकिन हम किसी के बारे में इस तरह के शब्द खासतौर से इस्तेमाल करने से बचते हैं या फिर एक जो इंसानियत का लहजा होता है ना वो बचाने की कोशिश करते हैं।
और आगे अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरी जो एक शाम में मीटिंग थी वो अगले हफ्ते तक इसी वजह से, अरुण जेटली की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि उन्हें शायद खबर करनी हो या कुछ करना हो, इस वजह से वो अगले हफ्ते तक जो है पोस्टपोन कर दी गई है। ये कहना है देशभक्त अर्नब गोस्वामी का। उनकी अगली चैट्स जो हैं वो भी हम आपको पढ़कर बताना चाहेंगे। वो है रजत शर्मा के बारे में। रजत शर्मा के बारे में उनके क्या ख्याल हैं? रजत शर्मा के बारे में कहते हैं कि दिस रियली पुट्स रजत इन हीज प्लेस, यानी कि रजत शर्मा जो है इंडिया टीवी के, उनको, रजत शर्मा को इसने उनकी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो एक बहुत ही स्नब किस्म के इंसान है, ये बोलने के मतलब उनको साइडलाइन कर दिया है, उनको धुतकार दिया गया है। वो ज्यादा प्रभावी नहीं है, जीरो प्रभावी कहा है उनको। और साथ ही उनको कहा है कि अब उनके साथ जो हो रहा है कि डीडीसीए का जो मामला था उसमें करप्शन को लेकर वो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, और उनको यानी कि पार्थ दासगुप्ता से वो कह रहे हैं अब कोई जरूरत नहीं है आपको और उनके घटिया चैनल को हमदर्दी दिखाने की या उनके बारे में फिक्र करने की। तो इस तरह के ख्यालात हैं अर्नब गोस्वामी के रजत शर्मा को लेकर। आगे पार्थ दासगुप्ता कहते हैं कि अभी भी वो आईबीएफ बोर्ड में बने हुए हैं। तो ये ख्यालात हैं रजत शर्मा के बारे में अर्नब गोस्वामी के। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो दूसरों की चैट्स जो है, व्हाट्सएप चैट्स, वो लगातार अपने टीवी चैनल पर, अपने न्यूज चैनल पर जो है वो पब्लिक करते हैं। और आपको याद होगा कि किस तरह से जेएनयू जब केस हुआ था 2016 में कन्हैया कुमार को लेकर, और संबित पात्रा ने, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा ने, उन्होंने एक वीडियो चलाया था जब उसमें कहा गया था कि कुछ डिस्टॉर्टेड जो कुछ नारे थे वो चलाए गए थे उस चैनल पर, और उसके लिए उस टीवी चैनल पर जुर्माना भी लगा था क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड थी वीडियो। तो इस तरह की हरकतें अर्नब गोस्वामी की हमेशा से रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उनका नाम जिस तरह से है, और सबको पता है वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, इस चीज का भी लिहाज है। और सबसे अहम जो बात निकल कर आई है वो ये चैट है जिसमें कहा गया है कि पीएमओ के साथ किस तरह के रिश्ते हैं अर्नब गोस्वामी के। जो हमेशा से लोग कहते आए हैं कि अर्नब गोस्वामी प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी नेताओं का जो रिपब्लिक टीवी में पैसा लगा हुआ है, इस तरह की बातें सामने आई हैं। और इस चैट में भी अब ये बात सामने निकल कर आ गई है। इसमें पार्थ दासगुप्ता ने बीआरसी के कॉन्फिडेंशियल जो पीडीएफ फाइल है वो अर्नब गोस्वामी के साथ शेयर की हुई है उन्होंने, और उसमें बताया हुआ भी है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल है, आप इसे किसी के साथ शेयर ना करें। और उसके बाद ये वो फाइल थी, पीडीएफ फाइल, जो एनबीए के साथ, जिसके रजत शर्मा जो हैं वो अध्यक्ष रहे हैं, उनको वो पीडीएफ फाइल जवाबदेही के तौर पर उनको दी गई थी। लेकिन वो फाइल अर्नब गोस्वामी को पार्थ दासगुप्ता ने फॉरवर्ड की है और इसमें बोला है कि रजत शर्मा इसके बाद मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए, ध्यान रखिएगा इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हैव अलाइन पुनीत। पुनीत एक शख्स है जिसका जिक्र इस चैट में किया गया है। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोटेड एंड विल हैपन, यानी कि नोट कर लिया है और ये काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है उनकी किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है वहां पर उनकी दखल अंदाजी है, इस चैट से पूरी तरह से साफ हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप आगे और इनकी चैट्स देखेंगे तो उसमें बाकी और चैट्स में भी इसमें लिखा गया है कि जहां पर अर्नब गोस्वामी इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो हमारे सभी साथ में हैं। तो इस तरह की लॉबी जो है, अब इसको क्या कहा जाए? अब इसको मीडिया कहेंगे, ये सरकारी तंत्र का एक हिस्सा कहेंगे। ये तो मीडिया हाउस नहीं हो सकता जिसका सरकारी जिसकी दखल अंदाजी इतनी ज्यादा होगी, या सरकार की जितनी भी दखल अंदाजी एक मीडिया हाउस के अंदर होगी, वो मीडिया कैसे हो सकता है? मीडिया तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है या किताबें हमें या मीडिया के एथिक्स हमें बताते हैं, वो ये बताते हैं कि सरकार से सवाल करने वाला मीडिया होता है, जो जनता की आवाज बने वो मीडिया होता है। इतनी सारी चैट्स हम लोगों के सामने आ चुकी हैं, और अगर
इन सब चैट्स को अगर अभी भी आप हल्के में ले रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जेएनयू केस में दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को अरेस्ट किया था, जब यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और उसमें पूरा जेएनयू के अंदर जो एक अभी जस्ट 1 साल हुआ इस पूरे मामले को लेकर, 60 लोगों का ग्रुप था जिसमें 37 लोगों को उस ग्रुप के चैट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो है आइडेंटिफाई किया था कि जो उस हिंसा में शामिल थे। वहीं आप ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली पुलिस ने जो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे पिछले साल, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको आधार बनाकर, व्हाट्सएप की चैट्स को आधार बनाकर उस पर गिरफ्तारियां हुई हैं और काफी सारे जो लोग हैं वो अभी भी जेलों में बंद हैं, चाहे वो मिरान हैदर हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो इशरत जहां हो, चाहे वो खालिद सैफी हो, ये सभी लोग जो है अभी भी जेलों में बंद है। और अर्नब गोस्वामी की अब जो है असलियत जो एक तरह से कहा जाए वो बात जो चैट है, बहुत ही सेंसिटिव चैट जो है वो बाहर निकल कर आई है और 500 पेजेस की चैट निकल कर आई है। अब जब आपको याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ था, जब मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था टीआरपी पूरे स्कैम मामले को लेकर, तब बीजेपी के नेता जो है किस तरह से बाहर निकल कर आए थे और किस तरह से अर्नब गोस्वामी का समर्थन देने के लिए वो खड़े हो गए थे। तब उन लोगों को लग रहा था कि मीडिया पर बहुत बड़ा खतरा जैसे आ खड़ा हुआ है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जैसे केरला के एक जर्नलिस्ट हैं जो हाथरस मामले को लेकर यूपी में आए थे और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और किस तरह से वो मतलब गौरी लंकेश वाला आप मामला देखिए, किस तरह से सरकार जो है बाकी एक जो उनके साथ में बोलते हैं सरकार के समर्थन में जो पत्रकार बोलते हैं, उनके लिए बीजेपी के नेता, उनके लिए बीजेपी सरकार जो है खड़ी हो जाती है। लेकिन जो केरला से एक जर्नलिस्ट आते हैं कप्पन, और जो गौरी लंकेश जैसे और काफी सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपने कामों की वजह से, जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से अभी भी जेलों के अंदर हैं, और चाहे वो कश्मीर के जर्नलिस्ट क्यों ना हो, उनके साथ इस सरकार का रवैया कैसा है, इस पूरे मसले पर हम आगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी जो है वो फ्रीडम एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हैं। हम इनसे पूरे इस मसले पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। मीडिया में इतने सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और हम जैसे लोग जो हैं जिनकी शुरुआत अभी मीडिया में ही हुई है, उनके लिए शायद एक अर्नब गोस्वामी जिनके लिए एक बहुत बड़े आइडियल हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या उनको एक आइडियल के तौर पे दिखाना जाना चाहिए या फिर वो मीडिया की पर्सनैलिटी के तौर पे देखे जाएंगे। प्रशांत जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चैट है। कि ये जो चैट हमको मिली है, ये चैट सोशल मीडिया में सुबह से तैर रही है जी, और ये वहां पे वायरल है जी। अब सोशल मीडिया से अगर ये हमको मिली, मीडिया का हिस्सा है, मतलब हमारा कोई एक्सेस नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स में कि मुंबई पुलिस ने जो टीआरपी स्कैम के तहत जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये 500 पेजों की चैट जो है वहां पे गई है। अब उसमें 2-3 बातें बहुत रेखांकित करने वाली हैं। वो बातें हैं कि एक तो इनका पीएमओ से रिश्ता क्या है, बड़ी साफ सी बात है। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी सरकार की बातें रखते हैं, सरकार को डिफेंड करते हैं, पत्रकारिता की कीमत पर डिफेंड करते हैं, सरकार के जितने भी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको बदनाम करने की बात करते हैं। इसी व्हाट्सएप चैट को उनको लीक की जाती हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो तमाम सारे ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हों, जो आज जेलों में है व्हाट्सएप चैट की वजह से। बिल्कुल। उनकी चैट वो लेकर बड़े शोर मचाकर वो करते हैं, और आज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पोइटिक जस्टिस हुआ कि उन्हीं की चैट आज सोशल मीडिया पे लीक हो रही है। उनका असली चेहरा तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो असली चेहरा पीछे और कितना खतरनाक है।
उसका आज खुलासा हुआ। इसमें दो तीन बातें और मैं रेखांकित कर दूं। एक तो सबसे पहले कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। व्हाट्सएप बड़े बड़े इश्तिहार दे रहा है। जी। इस अर्नब गोस्वामी की लीक ने इस सब पूरे दावे पे मुहर लगा दी है कि व्हाट्सएप जो है वो कितना वनरेबल है, कितना असुरक्षित प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। बात ये, दूसरा बात ये कि वो कह रहे हैं कि पीएमओ से मैं काम करा, उनके पार्थो कह रहे हैं जो कि बीबीएआरसी का सीईओ है था, वो कह रहा है कि आप पीएमओ से कहो कि ये काम करा दे, और उन्होंने कहा हाँ मैं करा दूंगा। इसका मतलब है कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी सरकार को आकर डिफेंड करते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर डिफेंड करते हैं, दूसरों को बदनाम करके डिफेंड करते हैं, उससे तो ये लगता है कि वो पीएमओ से उनका करीबी रिश्ता है। बिल्कुल। तो ये सवाल पीएमओ के ऊपर भी है और उनको भी सफाई देनी चाहिए। वरना ये प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी लगा रहेगा कि क्या पीएमओ भी टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी के साथ था। चैट्स में वो ये भी कह रहे हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जो कि उस वक्त आईएमबी मिनिस्टर थे, वो किसी काम के आदमी नहीं है, सीधे पीएमओ से बात करो। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है टीआरपी को लेकर। और टीआरपी को लेकर देखिए, रजत शर्मा भी अर्नब गोस्वामी की शिकायत कर चुके हैं ट्राई में। वो ट्राई के ऊपर हमला कर रहे हैं बीएआरसी के साथ मिलके। और बीएआरसी जिस तरीके से बिल्कुल साफ हो गया, पानी की तरह साफ हो गया कि बीआरसी और रिपब्लिक टीवी हैंड्स इन ग्लव थे, पार्टनर्स इन क्राइम थे। प्राइमा फेसी ओपन एंड शट केस है, प्राइमा फेसी केस बनता है। और ये पूरा जो टीआरपी का सिस्टम है वो एकदम नंगा खड़ा है सबके सामने। तो ये कोई अब माने नहीं रह गया किसकी टीआरपी कितनी है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। ये अब इसका कोई मतलब नहीं जब तक कि इस पूरे संस्थान को भंग न किया जाए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ना हो। और अर्नब गोस्वामी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रहम दिखाया और उनको जमानत दे दी, और उसके बाद वो जुलूस लेकर ओपन ओपन कार में सड़कों पे नाचते हुए वो जा रहे थे, तो ये उनका जो आपराधिक चरित्र है एक जमानती आदमी का, वो भी आज सामने आया है। बिल्कुल प्रशांत जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि मीडिया में एक बदलाव आने की जरूरत है, जिस तरह से टीआरपी का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चीज ये भी है कि जब तक कॉर्पोरेट का इस पर पूरा मीडिया जो है वो उस पर कॉर्पोरेट जो है कब्जा रहेगा, तब तक टीआरपी का खेल या फिर किस तरह से बदलाव आने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग अपना भरोसा खो चुके हैं मीडिया से। देखिए, टीआरपी का जो मामला है वो बहुत पुराना है। जब वो पहले नीलसन कंपनी करती थी तब भी विवाद उठते थे। प्रणॉय एनडीटीवी के जो सीईओ और फाउंडर हैं और एडिटर हैं, वो अमेरिका तक गए नीलसन के खिलाफ मुकदमा लेकर। तो उसके बाद ही ये नई ऑर्गेनाइजेशन बनी। जब इतने गंभीर आरोप लगे और वो अमेरिका तक मुकदमा गया, तब ये बीआरसी की जरूरत महसूस हुई। तो टीआरपी को लेकर, टीआरपी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसकी गोपनीयता को लेकर हमेशा से एक सवाल खड़े होते रहे। ये माना जा रहा था कि ये नई कंपनी बनाई जाएगी, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, इसके कॉर्पोरेट हित नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो तीनों पार्टनर हैं, टीआरपी कंपनी जो बीएआरसी है, उसमें 8 लोग तो एडवर्टाइजर हैं। 12 बोर्ड मेंबर में से 8 बोर्ड मेंबर जो है वो एडवर्टाइजर्स हैं, और 4 जो है वो चैनलों के मालिकों की संस्थाएं हैं। तो ये इस टीआरपी सिस्टम का तो करप्ट होना उसकी बुनियाद में है। लेकिन मैं उसको भी किनारे, अभी वो एक बहस है जो चलेगी अलग। लेकिन अभी जो इस चैट से जो चीजें सामने आई है 500 पेज से, जिसके कुछ हिस्से हम लोगों ने अभी देखे हैं, बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो काफी खौफनाक हैं। और वो इस पत्रकारिता का, अर्नब गोस्वामी जैसी पत्रकारिता का, इनके जैसे इंसानों का जो संपादक है उसको बिल्कुल बुरी तरीके से बेनकाब करते हैं। और जनता को चाहिए कि देखिए,
सरकार इन्हीं की है, सरकार अर्नब गोस्वामी को ही पक्ष लेगी, सरकार अर्नब गोस्वामी को बचाएगी, बचाती रही है पीछे भी, सुप्रीम कोर्ट भी इनको जमानत दे देता है, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनता की निगाह में तो ये गिरे हुए थे, लेकिन अभी और गिर गए। और जनता को ये तय करना होगा कि क्या आप इस तरीके के अपराधी लोगों को आप संपादक के तौर पे देखेंगे। बड़े बड़े लोग संपादक हुए, ये पत्रकारिता का बड़ा एक पाक साफ जो है वो पेशा माना जाता है, समाज में बड़ी इज्जत है पत्रकारों की। तो ये ऐसे लोग अगर होंगे कि जो अरुण जेटली को कह रहे हैं कि मतलब वो मना ही रहे हैं कि वो मर जाए तो अच्छा, इस तरीके की चैट वो कर रहे हैं, और उस सरकार के मंत्री से जिस सरकार के साथ खड़े हैं। अब आप ये सोचिए, इस चैट में तो नहीं आया कि विपक्षी पार्टियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल। देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब ये जो चैट जो लीक हुई है, इसका बाकी चैनल्स पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। एक बहुत ही घिनौना चेहरा मीडिया का हमारे सामने आ चुका है, जो अभी तक कहीं ना कहीं आशंकाओं में चल रहा था कि सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आ चुका है इस चैट से मामला। देखिए, जैसा आपने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा ही ना कि चाहे वो जो आपने 3-4 केसेस गिनाए, चाहे वो दिल्ली राइट्स का मामला हो, चाहे वो भीमा कोरेगांव का मामला हो, चाहे वो हाथरस रेप का मामला हो, रिपब्लिक टीवी में और दूसरे चैनलों में जिनको पॉपुलरली आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। बिल्कुल। केवल अर्नब गोस्वामी थोड़ा ज्यादा नाटकीय ढंग से, ज्यादा चीख चिल्लाकर, ज्यादा आगे बढ़कर लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग भी वही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये मीडिया इस वक्त इस वहां पहुंच गया है जहां ये ठीक नहीं हो सकता, और इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये केवल आइसोलेट हो सकता है कि जो दूसरा ऑल्टरनेटिव मीडिया है, जो हमारे जैसे मीडिया है, जो नए माध्यमों में आ रहे हैं, उनको लोग देखें। और ये जितने भी गोदी मीडिया के अपराधी लोग हैं, आज व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी का चेहरा सामने आया है। आप यकीन से मानिए कि जो बाकी लोग हैं, जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, जो चैनलों पे 3 तलाक के डिबेट कर रहे हैं, जो है वो जो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, जो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, ये सब अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे ही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि इनकी चैट सामने नहीं आई है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इन चैट्स के आने के बाद थोड़ी शक्ल और सूरत जो है मीडिया की, वो थोड़ी सी नर्म पड़ सकती है? अगर ऐसी बात होती ही ना, तो आज इस चैट को लेकर टीवी चैनलों में बहस हो रही होती। जो 2 लाइन की चैट, वेग सी चैट दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप की लीक होती है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और उसमें दीपिका को ड्रगिस्ट बता देते हैं, जो फिल्म स्टार्स को चरसी बता देते हैं, और बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ 3-3 घंटे लाइव चलता है। 4-4 कैमरे चेज कर रहे होते हैं उनको जब वो एनसीबी में जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। वो आज वो मीडिया खामोश है ना, वो इधर उधर की बात कर रहा है ना। तो अगर उनको सबक लेना होता तो आज इसको चला रहे होते, और वो उस पे एक ईमानदारी पत्रकारिता की बात रख रहे होते कि पत्रकारिता का एक धर्म ये भी है जो हम लोग निभा रहे हैं, कि अगर हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कोई अगर कैंसर है तो उसका भी इलाज हम ही को करना है। बिल्कुल, कोई बाहर से नहीं आएगा इलाज करने। मेरा आखिरी सवाल आपसे है प्रशांत जी की, आपका काफी सालों का अनुभव है मीडिया के अंदर, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट को दिल्ली राइट्स में एक बहुत ही अहम एविडेंस माना गया, जिस तरह से जेएनयू केस में एक बहुत बड़ा एविडेंस माना गया दिल्ली चैट, ये व्हाट्सएप चैट्स को, और ये बात हमने ड्रग्स वाले मामले भी मुंबई में जो चल रहा है उसमें भी देखी है। क्या लीगल इंपॉर्टेंस है इस चैट्स की? देखिए, ये केवल और केवल एक कोरॉबरेटिव एविडेंस हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अर्नब गोस्वामी के ही मामले में मान लीजिए, तो आप ये जो चैट है ये कोरॉबरेटिव एविडेंस है, लेकिन बीएआरसी के सीईओ, उनकी पूछताछ हो रही है। वो रिपब्लिक टीवी के सीएफओ, वो भी गिरफ्तार हुए थे, उनसे ही पूछताछ हो रही है। उसके तमाम सारे डॉक्यूमेंट हैं, फाइनेंशियल
पेपर ट्रेल है, हम्म, फाइनेंशियल ट्रेल है, पैसे का हम्म, आदान प्रदान है। तो ये हम्म, सारी चीजें मिलकर एक सबूत बनते हैं। हम्म, ये व्हाट्सएप की चैट तो एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। दिल्ली हम्म, रॉयट्स के मामलों में भी ये हम्म, कोरोबोरेटिव एविडेंस ही है और बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बेसिर पैर का। मतलब एक हिस्से की कोई चैट निकाल कर, और वो क्योंकि इनकी तो 500 पेज की चैट है और पूरी उसमें पूरी कहानी सिलसिलेवार है, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे मामलों में एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चैट निकाल कर जो है वो कह दिया गया कि ये मोबिलाइज कर रहे थे, ये राइट्स कर रहे थे। हम्म, इस तरीके हम्म, के निष्कर्ष निकाल दिए गए। देखिए, पुलिस को ये सारी चीजें इकट्ठा करने का अधिकार है, उनको करना चाहिए कि सारे हम्म, कोलैबोरेटिव एविडेंस को लें, लेकिन मीडिया को बगैर बगैर सबूत के, बगैर उस किसी ठोस आर्गुमेंट के उस पर हम्म, लेकर उड़ जाना और उसको लोगों को बदनाम करना, ये हम्म, इन व्हाट्सएप चैट के जरिए होता रहा और यही लोग करते रहे, हम्म, जिनकी आज चैट, आज इनका चेहरा दुनिया के सामने है। कि हम्म, ये अपनी चैट में उससे भी, उन लोगों की चैट तो बड़ी कैजुअल चैट थी, इनकी चैट तो बहुत आपराधिक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से एक बहुत ही सेंसिटिव चैट जो है वो अर्नब गोस्वामी की और बार के जो पूर्व सीईओ रहे हैं पार्थोदास गुप्ता, उनकी चैट लीक हुई है और किस तरह का इनसेंसिटिव कंटेंट भी जो है उसमें हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी आपको अगर ध्यान होगा खबरों में, अगर आप रहे होंगे, देखा होगा, तो उसमें पार्थोदास गुप्ता ने ये भी बात कबूली है पुलिस स्टेटमेंट में जो दी गई है कि अर्नब गोस्वामी ने उन्हें एक महंगी जो है घड़ी और कुछ पैसे जो है उनको टीआरपी स्कैम के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको रिश्वत के तौर पे दी है। तो ये जो मानसिकता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जो स्टूडियो में लोग बोलते हैं, वो खुद ब्राइब देकर अपने चैनल को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। और इस पे सिर्फ ये अर्नब गोस्वामी का सवाल नहीं है, इस पर अब सवाल खड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किस तरह से काम कर रहा है, बीजेपी के उन सभी नेताओं पर जिनका जिक्र इस चैट में किया गया है, जिसमें जिसमें क्लेम कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब हमारे साथ में हैं। जो लोग हमेशा आकर चैनल पर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं, आज वो मीडिया में चुप बैठे हुए हैं और वो दूसरे मुद्दों पर, इस मुद्दे को छिपाने के लिए वो किसी और मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। वो किसानों को जो है खलिस्तानी बताने में, आतंकवादी बताने में आज व्यस्त हैं और बताने में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक वैक्सीन इन्वेंट की है और देश को एक गिफ्ट दिया है। खैर, फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।